राइट। तो आज जो है आपकी क्लास है ना, दैट्स से नॉट ए डाउट क्लास, ये आपकी रेगुलर क्लास ही है ना। जब डाउट क्लास होगा तो डाउट क्लास उसमें लिखा होगा। टुडे विल नॉट टेक द वेक्टर डाउट नेक्स्ट वीक में हमने आपको थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा, इन बिटवीन यू कैन सॉल्व, है ना। कंप्लीट मॉड्यूल सॉल्व करना है आपको, वेक्टर का कंप्लीट मॉड्यूल आपको कंप्लीट करना है ना। ये ऑलमोस्ट हमने चैप्टर खत्म कर चुका है। आज जो थोड़ा बहुत पोर्शन है वो मैं कवर करूंगा, तो आज आपका वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इट्स ऑल योर वर्क स्टार्ट, यू स्टार्ट सॉल्विंग मॉड्यूल पूरा 100% उसको सॉल्व करना। तो नेक्स्ट वी विल टेक अप द डाउट ऑफ वेक्टर, है ना। तो आज आपकी रेगुलर क्लास ही है, और सैटरडे से विल स्टार्ट द कैलकुलस, है ना। दैट इज द डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, वो स्टार्ट कर देंगे हम सैटरडे से, राइट। तो टुडे एक्चुअली थोड़ा सा एक वेक्टर का टॉपिक आपका बचता है ना, कि वेक्टर में जब भी हम बात करते हैं ना, कि एक छोटा सा टॉपिक आपका बचा हुआ है वेक्टर में, है ना। ठीक है ना, कि भाई यहाँ पे वेक्टर में जस्ट एक आपका एक टॉपिक बचा हुआ है, दैट कांसेप्ट इज नोन एज, हम दो तरह के ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ते हैं। वी स्टडी द टू ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट। एक आपका होता है, इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वी कैन टॉक अबाउट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। कि वी स्टडी टू टाइप ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट, वन इज योर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, क्योंकि ये लास्ट है। इसके बाद अगर आप बहुत ज्यादा वेक्टर पढ़ोगे ना, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द मैथ्स, क्योंकि हमें मैथ्स में भी नहीं जानना है वेक्टर, तो मैथ्स में बहुत ज्यादा और कुछ भी है ना। ये हो सकता है कि बहुत लोग मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होंगे, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमको तो वेक्टर उतना पढ़ना है जिससे कि हम फिजिक्स में उसको अप्लाई करना सीखें। तो द लास्ट टॉपिक वी कॉल इट एज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, जो ये क्वांटिटी होती है थ्री वेक्टर्स की, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी क्रॉस सी, है ना। ए वेक्टर डॉट ऑफ बी क्रॉस सी जो क्वांटिटी होती है, ये क्वांटिटी की स्केलर होती है। ए डॉट बी क्रॉस सी आपकी जो क्वांटिटी है इज ए स्केलर, है ना। कि ये जो क्वांटिटी होगी कौन सी क्वांटिटी होगी, आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी। ए डॉट ऑफ बी क्रॉस सी इज ए स्केलर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि आपको पता है बी क्रॉस सी तो वेक्टर आएगा, लेकिन जब ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट जो क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगा, आपकी स्केलर। तो ये जो टर्म आता है ए डॉट ऑफ बी क्रॉस बी, इसी को हम बोलते हैं आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट। अब एक चीज है कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम यूज कहां पे करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि वेयर दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज यूज्ड, कि कहां पे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को बेसिकली आपका यूज करते हैं, कि वेयर वी यूज। हाँ, कुछ अब मेरे पास सही आंसर आए हैं कि, है ना, कि भाई जो कहां पे बेसिकली हम इसको यूज करेंगे। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है, आपका लगता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का सबसे पहला जो यूज होता है टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पॉइंट, है ना। भाई पहला जो कांसेप्ट होता है कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिव्स वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पॉइंट, है ना, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पॉइंट, right, whose edges are vector a, b and c, a, b and c, है ना। पहला यूज ये होगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट gives the volume of parallel pipe whose edges are vector a, b and c, कि कोई भी अगर parallel pipe है तो उसके edges अगर a, b और c होंगे, तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आपको a क्रॉस b जो होता है वो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता है, वैसे जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इट गिव्स द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल पॉइंट। और दूसरा इसका जो यूज है टू फाइंड आउट थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट, है ना। कहीं भी हमें ये बोलते हैं कि if three vectors are coplanar, if three vectors are coplanar, कि अगर आपके थ्री वेक्टर्स कोप्लेनर है ना, कि कोई भी अगर ए बी सी वेक्टर आपके कोप्लेनर है, तो जो आपका इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए डॉट ऑफ बी क्रॉस सी, है ना, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है।
है ना, कि अगर 3 वेक्टर स्कोप देना है तो हमेशा a डॉट b क्रॉस c क्या होगा, जैसे आपका 0 राइट। क्यों होगा अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि पहला तो इसका यूज है टू फाइंड आउट द वैल्यू वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड, और दूसरा यूज है कि अगर 3 वेक्टर स्कोप लेना है तो ये टर्म क्या होना चाहिए, जैसे आपका 0, a डॉट b क्रॉस c की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे आपकी 0 राइट। ये दो इसके मेन कांसेप्ट है, इसलिए हम नॉर्मली ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ते हैं। तो अभी क्या होता है कि व्हाट इज पैरेललोपाइड, है ना, कि हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं कि बहुत सारे आपके फिगर्स होंगे, है ना, कि सिंपल सा यहाँ पे हम बात करते हैं बेसिकली आपका व्हाट इज पैरेललोपाइड। यहाँ से एक आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये पैरेललोपाइड होता क्या है, राइट। तो जैसे पैरेललोपाइड कुछ नहीं है, जैसे क्यूब है ना, जैसे यहाँ पे आपका पैरेललोपाइड का ही स्पेशल केस आपका क्यूब है। जैसे ये आपका कोई क्यूब है ना, यहाँ पे अगर हम कोई क्यूब फॉर्म करें, है ना, भाई इस तरह से आपका कोई 3D इस तरह से आप क्यूब फॉर्म करो, है ना, तो आपको पता है क्यूब की जो एक फेस होगा वो स्क्वायर होगा, है ना, कि अगर ये कोई क्यूब है तो इसका ये जो फेस है, ये फेस क्या होता है, जैसे आपका एक स्क्वायर होता है, राइट। वैसे जो पैरेललोपाइड होते हैं, पैरेललोपाइड का ये जो फेस होता है वो पैरेललोग्राम, स्क्वायर नहीं होता है, बल्कि वो फेस कैसा हो जाएगा, जैसे आपका पैरेलल। तो जब भी आप पैरेललोपाइड की बात करेंगे तो पैरेललोपाइड का जो फेस होगा, जैसे क्यूबॉइड है उसका फेस रेक्टेंगल होगा, क्यूब का फेस जो होगा आपका स्क्वायर होगा, वैसे जो पैरेललोपाइड होते हैं उसका जो फेस होता है वो पैरेललोग्राम, राइट। तो सिंपल सा कि अगर मैं यहाँ पे पैरेललोपाइड फॉर्म करूँ तो पैरेललोपाइड जस्ट मैं इस तरह से फॉलो कर सकता हूँ। ये अगर कोई पैरेललोपाइड है तो ये आपका कोई वेक्टर ए है ना, ये वाला आपका कोई वेक्टर आपका क्या हो गया, जैसे कि आपका बी आ गया, है ना, किस तरह से हम ए और बी वेक्टर इस तरह से प्लेन में क्या करते हैं, ये आपका फॉर्म, या आप इसको बी एंड सी लेते हैं, है ना, ये जो वेक्टर है ये आपका बी है ना, और ये वाला जो वेक्टर है ये आपका सी है ना, ये पैरेललोग्राम के दो साइड्स हैं, और इस तरह से आप पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर, ये हम पैरेललोग्राम क्या करते हैं, जैसे आपका कंप्लीट करते हैं। तो वही चीज है कि ये पैरेललोपाइड का एक फेस होगा, ये पैरेललोपाइड का क्या होगा, जैसे कि आपका एक फेस हो जाएगा। तो पता है कि ऐसे ऐसे 6 पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी का क्या होता है, जैसे आपका पैरेललोपाइड। वही चीज है कि अगर इसका फेस स्क्वायर है क्यूब हो गया, अगर ये रेक्टेंगल होता तो क्यूबॉइड हो जाता, अगर ये पैरेललोग्राम है ना किसी भी 3D स्ट्रक्चर का, तो उसी चीज को हम क्या होता है, जैसे आपका पैरेललोपाइड, राइट। तो पैरेललोपाइड को अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूं तो जैसे ये फेस है वैसे 6 फेस और भी होंगे, है ना, कि भाई टोटल मिला के 6 क्या होंगे, जैसे कि आपके इसमें फेसेस होंगे। तो अगला फेस हम ऐसा बना सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि ये वाला जो वेक्टर है इसको मैं ए ले लेता हूँ, राइट। और ऐसे आइडेंटिकल वेक्टर संभावना कि भाई ये वाला वेक्टर क्या हो गया, जैसे कि आपका सी हो गया, और ऐसे ही आपका यहाँ भी आ गया, इसके पैरेलल आपका ए वेक्टर हो गया, और ये वाला वेक्टर आपका सेम वे आ गया इस तरह से, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है आपका, है ना, इसी स्ट्रक्चर को हम पैरेललोपाइड बोलते हैं। ये सारे जो इसके फेसेस हैं वो एक पैरेललोग्राम, है ना, जैसे इसमें जो कंपोनेंट वेक्टर्स हैं वो बी एंड सी, इसमें कंपोनेंट वेक्टर ए एंड सी, है ना, ऐसे सबके कंपोनेंट्स वेक्टर होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है दिस इज नोन एज ए पैरेललोपाइड। तो ये स्ट्रक्चर को हम पैरेललोपाइड बोलते हैं। तो जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है इससे हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये जो ए डॉट बी क्रॉस सी दिया हुआ है आपको, है ना, ये वाला टर्म ये क्या होता है, जैसे आपका इस पैरेललोपाइड का क्या होगा, जैसे आपका वॉल्यूम, है ना। कोई सरप्राइजिंग नहीं इसमें कि कैसे वॉल्यूम होगा, है ना। आप ध्यान दो, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये कोई एक्सिस है ना, और आपको ये वाला एंगल सपोज मैं थीटा देता हूं, राइट। तो आपको पता है ये एरिया तो आपको पता ही होता है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा, है ना, कि अगर ये दो वेक्टर हैं तो जो बी क्रॉस सी होगा, है ना, यहाँ पे अगर हम देखें कि बी क्रॉस सी जो होगा, ये बी क्रॉस सी इस जो बेस है इसका एरिया हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि बी क्रॉस सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका एरिया, और बी क्रॉस सी की जो डायरेक्शन होगी वो इस वाई एक्सिस के लॉन्ग होगी, क्योंकि मान लो ये प्लेन में है तो बी क्रॉस सी, बी और सी दोनों के क्या होता है, जैसे आपका परपेंडिकुलर होता है। राइट हैंड जब रूल यूज करेंगे तो बी और सी दोनों के क्या हो जाएगा, जैसे आपका परपेंडिकुलर। तो आपको पता है ये जो डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन आपकी बी क्रॉस सी की होगी, है ना, और बी क्रॉस सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही एरिया हो जाएगा। तो आपको पता है ये एरिया तो आपका बी क्रॉस सी है, लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए आपको ये हाइट इसकी लेनी पड़ेगी, पैरेललोपाइड की हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वॉल्यूम आएगा। लेकिन मुझे वॉल्यूम निकालना है तो इस एरिया को
किस हाइट से मैं क्या करूंगा, जैसे कि आपका मल्टीप्लाई, तो जैसे मैं इस हाइट से मल्टीप्लाई करूंगा इसका वॉल्यूम बनेगा। और आपको पता है ये जो हाइट है, अगर हम देखें तो ये हाइट ए नहीं बल्कि ये तो इस तरह से स्लैंट है, तो ये जो हाइट होगी ये ए का कंपोनेंट है ना, और इसी का कंपोनेंट को हम क्या बोल सकते हैं, ए cos थीटा। ये जो चीज होगी ए cos थीटा हो जाएगी। अगर y एक्सिस सी वाला एंगल थीटा है ना, तो ये जो चीज होगी क्या हो जाएगा, जैसे आपकी ए cos थीटा होगी, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान दो कि ये b क्रॉस c, तो ये एरिया हो गया और ये हाइट आपका a cos थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे b क्रॉस c से a cos थीटा मल्टीप्लाई करता हूं, है ना, तो यही तो आपका वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पॉइंट होगा। ये जो टर्म होगा a cos थीटा को अगर मैं b क्रॉस c से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस पैरेलल पॉइंट का क्या हो जाएगा, देखिए आपका वॉल्यूम। और थोड़ा सा ध्यान दो, बीच में एक टर्म cos थीटा है और cos थीटा किसके बीच का एंगल है, b क्रॉस c। जो भी ये b है और c है, इन दोनों के परपेंडिकुलर ये b क्रॉस c हो जाएगा। b क्रॉस c और a के बीच का एंगल तो थीटा है भाई, जो b क्रॉस c है और a के बीच का एंगल कितना है, इसके आपका थीटा है। तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला जो टर्म है इससे अगर cos थीटा हटाएंगे तो हम डॉट प्रोडक्ट लगा लेंगे, है ना। तो इसी टर्म को नॉर्मली मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ बहुत अच्छी तरह से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये जो चीज होगी ये आपकी हो जाएगी a डॉट b क्रॉस, है ना। तो ये चीज आ गया, जैसे कि आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है इट गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पॉइंट whose edges are a b and c, है ना। कि जिस कोई भी अगर पैरेलल पॉइंट है इसके थ्री एजेस अगर a b और c हैं, तो b क्रॉस c तो बेस का एरिया हो गया, a cos थीटा हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। और अब से बात है कि a वेक्टर और b क्रॉस c वेक्टर के बीच का एक एंगल थीटा है। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो इसी को हम डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, इसी को जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे a b क्रॉस c cos थीटा आ जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो टर्म होता है a डॉट b क्रॉस c इस गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पॉइंट। ये जो पूरा पैरेलल पॉइंट है इसका वॉल्यूम हम इससे क्या कर सकते हैं, जैसे आपका शो कर सकते हैं, राइट। तो ये पहला कांसेप्ट जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम यूज करते हैं इससे। हाँ बोल सकते हैं, हाँ सही बात, सही बात है। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स जो है ना वो भी पैरेलल पॉइंट के स्पेशल केस है ना। स्क्वायर जो चीज है वो भी बेसिकली आपके उसके क्या होते हैं, स्पेशल केस ही होते हैं, है ना। कि स्पेशल क्या होते हैं बेसिकली आपके केसेस होते हैं, राइट। सही बात है ना। एक cos थीटा वेक्टर नहीं बेटा, जो एक cos थीटा है वो तो हमने स्केलर लिया हुआ है ना। लेकिन जब मैं एक cos थीटा का इससे डॉट प्रोडक्ट लूंगा, मान लो मैं एक cos थीटा की डायरेक्शन भी है ही ना, तो b क्रॉस c और a cos थीटा के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो सिंपल सा, अगर एंगल 0 होगा तो इसके साथ जो एक cos आएगा वो cos 0 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो सिंपल हम ऐसे लिख सकते हैं a cos थीटा इनटू b cos थीटा c क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका इसका एक वॉल्यूम आ जाएगा, हाँ। के बीच में एक डॉट प्रोडक्ट मैंने ओमिट किया, वह b क्रॉस c वेक्टर है, a cos थीटा भी हम वेक्टर लेंगे, लेकिन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो वॉल्यूम आएगा वो क्या हो जाएगा, जैसे आपके स्केलर, क्योंकि वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखो b क्रॉस c तो वेक्टर है ना, लेकिन इसका जब हम a से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, स्केलर, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसके पूरे बेसिकली आपके वर्क। तो सिंपल चीज है कि भाई पैरेललोग्राम का जो वॉल्यूम होता है ये आपका ये हो गया, एरिया हो गया, ये हो गया b क्रॉस c, इससे हाइट को आप मल्टीप्लाई कर दो, आपने a cos को मल्टीप्लाई कर दिया, और a और b क्रॉस c के बीच का जो एंगल है ना वो आपका थीटा है, तो हमने डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे यूज कर दिया। तो ये जो टर्म होगा ये हमेशा इसको रिप्रेजेंट करेगा सकते आपके वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पहली चीज आपको कंसेप्ट ये है, फिर मैं इसको प्लेनर को एक्सपेंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोप्लेनर, पहला बस को then I will explain the meaning of coplanar। हाँ, दिस इज वैलिड फॉर क्यूब एंड क्यूबाइड के लिए भी वैलिड होगा, बिल्कुल सही। उसके लिए भी ये चीज क्या होगी, इसलिए आपकी वैलिड होगी, हाँ। क्यूब एंड क्यूबाइड में क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। क्यूब एंड क्यूबाइड में ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कि आपका 0, तो 0 हो जाएगा, तो सिंपल एबीसी आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम होती है इस तरह से ये हम कर सकते हैं, बिल्कुल सही है ना, ये हमने कर लिया सर। तो जस्ट एक चीज ध्यान रखना
कि वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप जो होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उसको प्लेन करता है। अभी कि अगेन थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। जब भी हम बोलते हैं ना कि थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, है ना, तो कोप्लेनर वेक्टर का मतलब सिंपल सा होता है लाइज इन सेम प्लेन। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कोप्लेनर, तो कोप्लेनर लाइज इन सेम प्लेन, है ना। तीन वेक्टर अगर सेम प्लेन में लाई करना है तो उसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा जीरो, है ना। क्योंकि आप थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे बी और सी तो एक ही प्लेन में है, कि भाई बी और सी एक ही प्लेन में है ना। मान लो जो तीसरा वेक्टर ये ऐसा नहीं है, कोई पैरेलल पाइप नहीं बन रहा है, बल्कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक ही प्लेन में थ्री वेक्टर्स, है ना। यहाँ पे जस्ट अगर हम बात करें कि जो कोप्लेनर का जस्ट मतलब ये हो गया कि ये आपका जो बी वेक्टर है और ये आपका कोई सी वेक्टर है, ये आपके एक ही प्लेन में लाई करते हैं, है ना। ये वेक्टर क्या हो गया, बेसिकली आपके एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और एक वेक्टर आपने किस तरह से लिया था, है ना, किस तरह से आपने किसी एंगल पे ए वेक्टर को ले लिया था, तो अलग प्लेन में चले गए। तो ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। अगर तीसरा वेक्टर भी इसी प्लेन में, अगर मैं बोलता हूँ कि तीसरा वेक्टर सपोज आपका इस डायगोनल को मैं ले लेता हूँ, ये, है ना, ये भी इसी प्लेन में, है ना, कि तीनों का अगर एक ही प्लेन है तो आपको पता है कि जो बी एंड सी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमेशा बी एंड सी के प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द बी क्रॉस सी। तो हम जानते हैं कि भाई कोई भी अगर इस तरह से प्लेन है ना, जस्ट डायग्राम में अगर बनाऊं कि ये आपका कोई इस तरह से आपका प्लेन है, इसमें दो वेक्टर लाई कर रहे थे बी एंड सी, है ना, तो जो बी एंड सी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये तो बी क्रॉस सी की डायरेक्शन है। अगर इसी प्लेन में ए वेक्टर भी, तो ऑब्वियस सी बात है उस ए वेक्टर से इस बी क्रॉस सी का एंगल कितना हो जाएगा, 90। कि अगर हम ऐसा बोलें कि अगर बी क्रॉस सी और ए सबका प्लेन सेम है, देन जो बी क्रॉस सी होगा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ए, है ना, क्योंकि जिस प्लेन में बी एंड सी उसी प्लेन में ए है, और जो बी क्रॉस सी होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो बी क्रॉस सी से इस ए का एंगल कितना हो जाएगा, सर, ये आपका 90। और अभी आपने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे आपका जीरो। परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, जैसे आपका जीरो। तो ये चीज है कि बी क्रॉस सी और ए में अगर एंगल 90 बन रहा है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको चेक करना है कि थ्री वेक्टर्स अगर कोप्लेनर है ना, तो हमेशा इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। जो ए डॉट बी क्रॉस सी होगा इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, आपकी जीरो, राइट। है ना, तो ये सेकंड कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया। भाई कोप्लेनर वेक्टर अगर होंगे तो ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे कि आपकी जीरो, है ना। तो कोप्लेनर चेक करने में यूज होता है, ये हम कर सकते हैं। हाँ, बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू द बोथ, बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होंगे, है ना, कि दोनों के क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका परपेंडिकुलर होगा। सही है ना। हाँ, साइक्लिक नेचर होता है ना, कि प्रोडक्ट जो होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये साइक्लिक इन नेचर होता है। उस पर अभी मत जाओ, है ना, उसके चक्कर में थोड़ा अननेसेसरी आप कंफ्यूज हो। अभी जस्ट वही है कि ये चीज होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इससे हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगर इस पैरेलल पाइप की थ्री एजेस ए बी सी है, अगर ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, कोई भी थ्री वेक्टर्स, दो दो वेक्टर तो हमेशा सेम ही प्लेन में, टू वेक्टर्स तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं। अगर थर्ड वेक्टर भी उसी प्लेन में है तो उसका डॉट प्रोडक्ट, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, जीरो। तो दिस इज द कंसेप्ट यूज्ड टू चेक द कोप्लेनर। जैसे आपने परपेंडिकुलर चेक करने के लिए आप ये बोलते थे कि अगर a डॉट b की वैल्यू कहीं किसी केस में जीरो आ जाए तो a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द b। अगर आप बोलते थे कि a वेक्टर इज का क्रॉस प्रोडक्ट है तो b से जीरो हो जाए, देन a इज पैरेलल टू b, है ना, दोनों केस में एंगल जीरो होगा या 180 होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो परपेंडिकुलर होंगे। वैसे ही अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब आपका जीरो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप मैट्रिसेस से निकाल सकते हैं, है ना, डिटरमिनेंट फॉर्म में ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसको मैं बताता हूँ कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम निकालते कैसे, है ना? जैसे मुझे a डॉट b क्रॉस c की वैल्यू निकालनी है, भाई जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, हाउ टू कैलकुलेट दिस।
तो आपको पता है कोई भी ए वेक्टर जो होगा उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ax I कैप, ay j कैप एंड az k। सिमिलरली बी और सी को भी लिख सकते हो। तो सिंपल सा जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो ये होता है a डॉट ऑफ b क्रॉस c, है ना। इसकी जो वैल्यू होती है, आप जैसे पहले लिखते थे तो यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप लिखते थे, वो नहीं लिखना। अब आपको ये वाला लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा ax, ये आपका हो जाएगा ay और ये हो जाएगा az। ऐसे b के सामने bx, by एंड bz। ऐसे c के सामने cx, cy एंड c। और इस चीज को जब हम सॉल्व करेंगे तो उससे सीधे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, जैसे आप सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट लिखते थे तो आप आई कैप जे कैप और के कैप लिखते थे ना, वो नहीं लिखना है। आई कैप जे कैप के कैप की तरफ पे जो एक वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स लिखते हैं, bx, by, bz, cx, cy एंड cz। तो सिंपल सा इस कांसेप्ट से हम a डॉट b क्रॉस c की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। आप देखो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा y और z का तो y आएगा, है ना। भाई जब मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा इस तरह से तो y और z का क्रॉस प्रोडक्ट i के टर्म्स में आएगा। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो किस टर्म्स में आएगा, i के टर्म्स। और i क्या, जब i के साथ में डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो वो तो 0 1 हो जाएगा ना। तो सिंपल सा ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो सिंपल सा इसको एक्सपेंड करके मैं ऐसा लिख दूंगा ax इनटू सिंपल आपका जैसे आप करते हो भाई by इनटू cz माइनस cy इनटू bz, है ना। क्योंकि ये जो टर्म है इसका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो वो i के टर्म्स में आएगा और ये भी i वाला टर्म है। y डॉट i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो सिंपल सा ax को आप इससे मल्टीप्लाई करते हो। सेम वे यहां माइनस साइन लिख देंगे और यहां पे आप लिख दो ay। आप ay लिखोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहां पे आ जाएगा सर आपका bx इनटू cz माइनस आपका आ गया cx इनटू bz, है ना। ऐसे जब आप यहाँ पे az लिखोगे तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कि सिंपल सा कांसेप्ट है कि x और y का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो k कैप आ जाएगा और k का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1। तो अल्टीमेटली ये चीज आ जाएगी। यहाँ से az की वैल्यू जो होगी इसको छोड़ के इन दोनों का ले लोगे आप, यहाँ पे आ जाएगा bx इनटू cy माइनस cx इनटू b, है ना। तो सिंपल सा रखना कि या तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि b और c के क्रॉस प्रोडक्ट निकालो फिर उसका a के साथ डॉट प्रोडक्ट, लेकिन इनडायरेक्टली यही चीज हम यहाँ पे करते हैं कि भाई सबके कोएफिशिएंट्स आपने लिख दिए और इस फॉर्म में इसका सोल्यूशन। तो कई बार ये चीज हम इसमें क्या करते हैं जैसे कि आपके यूज दिस वे वी कैन डू सेम चीज हम इसमें क्या करेंगे। हाउ बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू द ए। देखो मैंने बोला है अगर ये कोप्लेनर है, हाँ मैंने सुबह से ऐसा बोला कि ये कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब ये बी है ये सी है ना। तो जब मैं बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा ना। मान लो आपका ये बी था ये सी था, बी और सी का क्रॉस में इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। और अगर ए वेक्टर भी इसी प्लेन में है तो ए वेक्टर से इस बी क्रॉस सी का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं बोलूं यहाँ पे डायग्राम में हम शो नहीं कर सकते इसे, ये सारी चीजें एक ही प्लेन में है। तो ये आपका बी हो गया ये सी हो गया, तो बी क्रॉस सी इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, वो हमेशा होता ही। और इसका अगर ए बी इसी प्लेन में है तो ए के साथ उसका एंगल कितना हो जाएगा आपका 90। तो जब ए के साथ उसका एंगल 90 डिग्री होगा तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, मींस ये जो टर्म होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्योंकि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी। तो इसमें डायग्राम मस्त देखो आप फिजिकली इसको देखो तो ये गेट टू फिजिकली हम इसको एनालाइज करेंगे तो आपको बताएंगे तो इस तरह से हम कर सकते हैं, है ना। तो ये होता है दिस इज नोन एज ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इस तरह से क्या करते हैं, ये आपको जानना चाहिए, है ना। कई बार हो सकता है इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए। अब आ जाते हैं हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बाद अनदर इज नोन एज ए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये कांसेप्ट यहाँ पे यूज होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट,
हाँ, हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। तो जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है इसका मतलब सिंपल सा है कि बीच में डॉट नहीं बल्कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो जाता है ना। इसमें आपने क्या किया था, बी क्रॉस सी का एक साथ डॉट प्रोडक्ट किया था। इसके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है, ये डॉट नहीं। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं कि आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये जो क्वांटिटी होगी दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आएगा, फिर से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो अल्टीमेटली वेक्टर आ जाएगा ना। तो जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका प्रोडक्ट कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्वांटिटी जो होती है कौन सी होती है, आपकी स्केलर। अब एज सच वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फिजिक्स में उतना यूज नहीं होता। जब आप फर्दर मैथ्स में वेक्टर पढ़ोगे हो सकता है इसके बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का तो हमने वॉल्यूम निकालनी है, एज सच इसका यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसी को क्या होता है जैसे आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हाँ, एक फॉर्मूला है कि भाई वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का एक सिंपलीफाइड फॉर्मूला है। एक तो तरीका ये है कि पहले बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो उस टर्म को यूज करके, फिर ए के साथ फिर से उसके क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, है। तो दो बार क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो अपने आप आ जाएगा। पहले आप बी और सी निकालो, है ना, उस टर्म से बना के, और फिर जो उसका रिजल्ट है उसके ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन बाद में ये एज ए थ्योरम प्रूफ हो जाएगा कि जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है इसकी वैल्यू अल्टीमेटली इसके इक्वल। ये जस्ट एक थ्योरम है जो कि आपको मेमोराइज करना है। दिस इज सिंपली इक्वल टू द, है ना, यहाँ पे अगर हम बात करें ये इक्वल हो जाएगा ए डॉट सी इनटू बी, है ना, माइनस ए डॉट बी राइट इनटू सी। ये होता है ना। ये जस्ट आपका जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी होती है इसकी वैल्यू आपकी होती है ए डॉट सी। आपको तो ए डॉट सी लेंगे तब तो ये स्केलर हो गया ना, इस स्केलर से तो वेक्टर सिंपली मल्टीप्लाई है, तो सिंपल बी से मल्टीप्लाई। ए डॉट बी ये भी एक स्केलर हो गया, स्केलर से एक वेक्टर सिंपली मल्टीप्लाई हो गया। मतलब यहाँ पे कोई डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगी क्योंकि डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच में। फिर आपको जैसे हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे ये टर्म स्केलर हो जाएगा। तो ये सिंपल उतने टाइम्स हो, ये सिंपल उतने टाइम्स हो, तो उसका डेरिवेशन आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस ये टर्म याद रखिए। ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी होती है इसको सिंपलीफाई करके अल्टीमेटली ये टर्म आता है। आप एलएचएस आरएचएस प्रूव भी कर सकते हैं। आप तीन वेक्टर ले लो, ax ay az, है ना, bx by bz, cx cy zz, एलएचएस निकालो, फिर इससे आरएचएस निकालो, तो इससे प्रूव हो जाएगा कि एलएचएस और आरएचएस क्या होता है, कि आपके सेम है ना। तो उस तरह से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये चीज आप इसमें ध्यान रखना। तो इसी को हम बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जस्ट ये जानना चाहिए आपको कि व्हाट इज द स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एंड व्हाट इज द वेक्टर ट्रिपल। क्या थ्योरम से ज्यादा सही रहेगा कि भाई इस थ्योरम से ज्यादा इजी सॉल्व होता है कि अगर आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है तो ये अगर हम थ्योरम यूज करें तो ज्यादा यूजफुल। मल्टीप्लाइड बाय द बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर, नहीं बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कि गर्व अग्रवाल ने यहाँ पे पूछा है मेरे से कि भाई जो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं वो बी वेक्टर है या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो ये वेक्टर से मल्टीप्लाई। जैसे ए और डॉट सी लोगे तो कोई नंबर आ जाएगा, 3 आ गया। बी वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप वाला काम, इस तरह को कोई नंबर आ जाएगा। सी वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप वाला काम। तो ये जो काम है ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि ये बी वेक्टर इस फॉर्म में, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड, तो इस टर्म्स में इसी को हम बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन, तो ये कई न्यूमेरिकल्स में यूज। उसको लिख लो आप।
प्लस हम इसको डिफाइन। एक सुपर्णा ने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ, लेट मी चेक क्या पूछ रहे हो आप। बेटा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जस्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है, इसी को हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। कि बी क्रॉस सी का रिजल्ट वेक्टर आएगा, उसका जब हम ए के साथ फिर से क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे तो वी कॉल इट एज ए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वैसे तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, है ना, कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वैसे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको बी क्रॉस सी का पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहिए, तो एक वेक्टर आ जाएगा, फिर ए के साथ फिर से उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, है ना। तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन ये एलएचएस आरएचएस सेम होते हैं। तो इसके बजाय आप ऐसा कर लो कि ए और सी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, उससे सिंपल बी को मल्टीप्लाई, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, उससे सिंपल सी को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों टर्म इक्विवेलेंट हो, जो इससे रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट यहाँ पे इससे, तो इसलिए ये ज्यादा यूजफुल है ना। अदरवाइज तो हम सिंपल सम इसको डिफाइन करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा था बार बार, लेट मी चेक दैट क्वेश्चन, है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है ना, ये हम ऐसा नहीं बोल सकते, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती, है ना। भाई ध्यान रखना कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है इट्स नॉट एसोसिएटिव, इट इज नॉट एसोसिएटिव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये एसोसिएटिव नहीं होता है। आपका डॉट प्रोडक्ट हमेशा एसोसिएटिव होता है, एडिशन एसोसिएटिव होता है, ये एसोसिएटिव नहीं होता। वी कैन नॉट से कि जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा दिस इज इक्वल टू द ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये दोनों इक्वल नहीं होते, है ना। ये जो चीज है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव तो नहीं होता है, तो ऑर्डर तो आप चेंज नहीं कर सकते इसमें, है ना। ये एसोसिएटिव भी नहीं, भाई ये जो टर्म है ये एसोसिएटिव भी नहीं, कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होगा वही क्रॉस बी क्रॉस सी होगा, है ना। इट इज नॉट एसोसिएटिव, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एसोसिएटिव नहीं, ये दोनों से रिजल्ट अलग आ जाए। ये एसोसिएटिव नहीं होता है ना। कि सिंपल से मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपसे कि जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है इट्स नॉट एसोसिएटिव, we cannot say a cross b cross c is equal to a cross b cross c, कि पहले a ले लिया, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया, या इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके इससे मल्टीप्लाई किया, दोनों सेम नहीं, हमेशा जानना है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में नहीं हो, उसी ऑर्डर में करना होता है जैसे दिया होता है, ये हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जस्ट हमने इसमें डिफाइन, ये आपका, ये जस्ट हमने इसको डिफाइन किया। हाँ आदित्य जोशी, जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो वैलिड होता है, वो एसोसिएटिव होता है, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एसोसिएटिव नहीं होता है। ये जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज एसोसिएटिव, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव। है ना, कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव, है ना। तो ये हमने जस्ट इसमें डिफाइन किया, इसको लिखो, जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस करोगे आपको आता है ना, ये चीज है। दो प्रोडक्ट आ गए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर, तो ये जस्ट मैंने कुछ कंसेप्ट बताए हैं, ये लास्ट कंसेप्ट होता है भाई, ये जो टर्म होता है दिस इज नोन एज ए, अब जस्ट मेमोराइज कर लो, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, बी क्रॉस सी एक के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो दिस इज नोन एज ए स्केलर ट्रिपल, है ना। और जब हम इसी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ये जो टर्म होगा तो दिस इज नोन एज ए वेक्टर, है ना। और ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इसके,
जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ठीक है, जस्ट आपको वन बाय वन आई विल गिव द न्यूमेरिकल्स, उसको आप अटेंड करो तो अपने आप ही आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। तो आप लोग रेडी हो न्यूमेरिकल्स के लिए, है ना, क्योंकि काफी न्यूमेरिकल्स की आज बमबार्डिंग होने वाली है ना, क्योंकि हमने लगभग कंसेप्ट इसके कंप्लीट कर लिए। अब जो टाइम आता है वो सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्विंग, वन बाय वन आई विल गिव द न्यूमेरिकल। जस्ट इसको सॉल्व करके मुझे आंसर मैसेज करना, बोलना नहीं। जब आप आंसर बोल देते हो ना तो क्या होता है, बाकी बच्चों को भी पता नहीं जाता है, फिर वो उसी आंसर को खोजने लगते हैं, अदरवाइज वो खुद से फिर ट्राई करते हैं। मैसेज कर देना मुझे, वन बाय वन आई विल गिव द क्वेश्चंस। हाँ, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन यही कर लेते हैं, जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। मुझे समझ में आ जाएगा कि क्यों हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। हाँ, कुछ आंसर आया मेरे पास। हाँ, शौरिक डे, योर आंसर इज करेक्ट। आदित्य गुप्ता, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। भव्या, ये आंसर तो सही नहीं है बेटा। हाँ, अदिति जोशी करेक्ट आंसर है आपका। बहुत लोगों के सही आंसर है ना, मेनी हैज गॉट दैट। आयशा, थोड़ा सा आंसर गलत आ रहा है बेटा, आपको चेक करो जरा। सुहाना, सही आंसर है आपका। अनिरुद्ध सही है। भव्या, अभी भी नहीं आया आपका आंसर, थोड़ा सा गलत आ रहा है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। मनस्वी, सही है आपका आंसर, है ना, सबका मोस्टली आंसर सही है ना, सही आंसर है। आयुष, सही आंसर नहीं है आपका ये। हाँ, अब सही है। नहीं, ये सही नहीं बताया था, ये आंसर सही नहीं है आपका। दिस आंसर इज नॉट करेक्ट। सुपर्णा, सही आंसर आपका।
सही है आपका आंसर, ठीक बता दिया। कहीं कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हुई। हाँ, बहुत लोगों का सही है। आंसर इज द 23 इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो आंसर सही है, दैट आंसर इज द 23। 23 आंसर इज द, इसमें जो आंसर है वो 23। हाँ, the answer is 20। right, answer is 20। हाँ, आंसर इज 23 is correct। है ना, ये वेक्टर आपको ऐसे ले लो। ठीक है, हाँ, और नहीं, सही आंसर है आपका। बहुत लोगों के आंसर सही हैं। हाँ, 23 आ रहा है, उत्कर्ष थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। चहक सही है आपका, अब सही आंसर आ गया। ध्रुव सही है, सही है। हाँ, सही है, सही है। नहीं, 23 इज द करेक्ट आंसर। 23 इज द करेक्ट आंसर। लेट मी एक्सप्लेन, कुछ नहीं करना है आपने, है ना। जस्ट आपको पता है कि ये दो तीनों अगर सेम प्लेन में है ना, तो जैसे ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो बी और सी के प्लेन से परपेंडिकुलर होगा ना, जिस प्लेन में हो, किस प्लेन में मुझे नहीं पता। अगर उसी प्लेन में ये लाई करता है तो बी क्रॉस सी और ए की वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा कि अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, if they are the coplanar vector, अभी आपने पढ़ा इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, a डॉट b क्रॉस c 0 है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। तो इसको आप 0 कर दो, और कैसे निकालते हैं अभी मैंने बताया आपको कि इसमें आई कैप जे कैप नहीं निकालते, बल्कि सबसे पहले a के कोएफिशिएंट हम लिखते हैं 5 by 1, इससे कोएफिशिएंट लिख दो 2 2 -2, एंड दिस इज -1 2 एंड सॉल्व कर लो इसे। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे और 0 पुट करोगे तो इससे y की वैल्यू 23। हाँ, बेसिकली y की वैल्यू 23 होगी, तो एक कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर को हम ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से डिफाइन करते हैं, है ना, कि हम इसको डिफाइन करते हैं स्केलर ट्रिपल। यहाँ लो, आपका आंसर सही है ना। हाँ, कोई भी मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, ये हमने कर लिया है ना। एक चीज बस इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना, है ना भाई, इसमें एक चीज आप ध्यान रखना कि जैसे आप ए डॉट बी क्रॉस सी ले रहे हो ना, तो इसमें हम साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं करते, है ना। साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं करने का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं करना, है ना। जो साइक्लिक ऑर्डर है उसको आप चेंज नहीं करो। ए बी सी तो आप कुछ भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसमें जैसे आपने बोला ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना, कभी भी आप लिख रहे हो कि ए डॉट और बी क्रॉस सी आप ले रहे हो, है ना, तो ये इक्वल हो जाएगा इस टर्म के, दिस विल बी इक्वल टू द बी डॉट सी क्रॉस ए, है ना। मतलब ध्यान रखना, ए बी सी का जो साइकिल है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए बी सी है, तो भले ही आपने बी डॉट ले लिया तो सी के बाद ले लेना है ना, ए बी सी ए साइकिल चेंज नहीं होना है। इसी में ऐसे हो जाएगा कि अगर आप सी यहाँ पे ले रहे हो डॉट ऑफ, है ना, सी अगर आप यहाँ पे ले रहे हो तो यहाँ पे ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है ना, वो साइकिल चेंज नहीं होगा ए बी सी, है ना। भाई जैसे मैंने ये बोला कि ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर और सी वेक्टर,
जैसे एबीसी की साइकिल, तो पहले अगर आपने यहाँ पे बी वेक्टर लिख लिया तो अब ये सी आ जाएगा अपना, तो ये साइकिल ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पे सी ले लिया तो ये अगला एक ए एंड बी आ जाएगा, तो इस साइकिल के अकाउंट लिखते हैं। अदरवाइज ये तीनों चीजें क्या होती है आपकी सेम है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तीनों चीजें क्या होती है आइडेंटिकल, तो लेकिन साइकिल फॉर्म में होना चाहिए, अगर नॉन साइकिल फॉर्म में है तो वो गलत हो जाएगा, इस तरह से। ये जस्ट हमने इसको डिफाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, लेट मी गिव वन क्वेश्चन। अब मैं रैंडम वेक्टर का कोई भी क्वेश्चन दूंगा, है ना, रैंडम वेक्टर का मैं कोई भी क्वेश्चन दूंगा, ना देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन अभी आपने नहीं किए। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपने नहीं किया। जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ, खुशी सही रहेगा बेटा, सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा डिम है लेकिन दिख रहा है फिर भी। A1 सर वो प्लस 2 बीच में डॉट है क्या? A1 + 2 A2 डॉट 3 हाँ, A1। डॉट ऑफ 3A1 माइनस 4A, बीच में डॉट प्रोडक्ट। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, ए प्लस बी का दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 प्लस 2A1 वेक्टर डॉट ऑफ 3A1 माइनस 4A। हाँ आदित्य, आपका आंसर सही है। आदित्य, आपका भी आंसर सही है। मोस्टली थोड़ा सा साइन चेक करो। हर्षित विरावल सही है आपका आंसर। अरे बहुत सारे आंसर लगे यार। हाँ, सुपर्णा सही है। आदित्य, सुपर्णा करेक्ट आंसर है। ध्रुव सही नहीं है बेटा। शौरिक, हाँ आपने गलत टाइप कर दिया था, अब सही है आपका आंसर। मनस्वी सही है। उत्कर्ष सही। उत्कर्ष थोड़ा सा साइन चेक करो बेटा, साइन चेक करना है आपने बस, साइन चेक करना है बेटा। बस ये ऐसे क्वेश्चन आपने कर लिया ना, स्पेक्टर आपको आता है फिजिक्स के हिसाब से। आयुष साइन चेक करो। हाँ, उत्कर्ष सब सही है आपका आंसर। यश कुमार झा आंसर सही नहीं है आपका। गर्व सही नहीं है बेटा आंसर ये। खुशी थोड़ा सा आंसर चेक करो आप। आयुष सही है आपका आंसर। सही बता। ये साक्षी, ये तो ऑप्शन ही नहीं है।
हाँ यथार्थ सही है आपका आंसर। अनिरुद्ध आंसर चेक करना आपने, कहने कोई मिस्टेक कर रहे हो। हाँ सही है, सही उत्तर सही है। माइनस प्लस में फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि एक प्लस वाला भी ऑप्शन है ना। अगर प्लस वाला ऑप्शन नहीं होता फिर तो ठीक था, लेकिन माइनस टू प्लस दोनों ऑप्शन है, इसलिए माइनस चेक करना पड़ेगा। सही है, इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज -64। लेट मी एक्सप्लेन। ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज -64। आपको ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, A2 का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, A1 प्लस A2 का दिया हुआ है, तो इस टर्म की वैल्यू आपको निकालनी है ना। इस टर्म्स की आपको क्या निकालनी है, इसकी आपकी वैल्यू निकालनी है। ये चीज ध्यान रखना कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है, ये नहीं दिया हुआ है। एंगल कोई थीटा होगा, ए और बी के बीच का एंगल, जो हम वो नहीं जानते। तो आप इसको एक्सपेंड करते हैं, हाँ तो एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या है, यहाँ पे आ जाएगा A1 वेक्टर डॉट ऑफ 3 A1 हो गया, माइनस यहाँ पे आ गया 4 इंटू A1 वेक्टर। इसको मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे इस पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे हो जाएगा सर आपका 2 A2 वेक्टर डॉट ऑफ 3 A1 है ना। ऐसे मैं इस पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा 2 A2 वेक्टर डॉट ऑफ 4 ये आपका, किसी चीज की तो वैल्यू मुझे निकालनी है। तो आपको A1 और A1 का डॉट प्रोडक्ट तो A स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 हो जाएगा, तो इसका डॉट प्रोडक्ट तो A स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 3 A1 स्क्वायर। अब ये A1 A2 के बीच में एंगल अगर थीटा है, ये वाला टर्म आ जाएगा 4 A1 A2 cos थीटा। अब ये सारी चीजें इसकी मैग्नीट्यूड है ना, ये A1 सिंपल लिखा है, वो A1 का मैग्नीट्यूड 2 आ गया, A1 A2 cos थीटा आ गया। ऐसे यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे जाएगा +6 A1 A2 cos थीटा है ना, और यहाँ पे भी आ गया -8 A2 और A2 के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, है ना। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखो कि ये A1 की वैल्यू तो मुझे 2 पता ही है ना, यहाँ से A2 की वैल्यू भी मुझे पता है, अभी वो एंगल का चक्कर है ना, तो एंगल यहाँ से भाई A1 प्लस A2 का मॉड क्या होता है, ये उसका हो जाता है अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2। यहाँ पे A1 A2 सब कुछ पता है, और ये 3 के इक्वल है, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू है, ये cos थीटा पे यहाँ पे पुट कर दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट आपका आंसर -64 है ना, +64 नहीं आएगा, -64 है, क्योंकि ऑप्शन में एक +64 है ना। तो सिंपल हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। मतलब इस तरह के क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, ऐसा सही है आपका आंसर, मतलब आपको फिजिक्स के हिसाब से वेक्टर आता है ना। हम यहाँ पे वेक्टर मैथ्स के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, टीचर्स क्या करते हैं कि वो पूरा फिजिक्स के वेक्टर में पूरे मैथ्स का वेक्टर बनाएंगे। बच्चों को लगता है ये सब तो क्या पढ़ा रहे हैं, जब फिजिक्स में वेक्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पर्पस नहीं है हमारा। हमारा पर्पस है कि सिर्फ उतना वेक्टर पढ़ना है जिससे कि हम फिजिक्स में उसको यूज करें। वेक्टर एज ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स को बहुत ज्यादा चाहिए, वो अभी आप पढ़ना नहीं आपको, है ना। अभी तो जस्ट एज ए पार्ट ऑफ फिजिक्स जो चीज आपको आनी चाहिए दैट हेल्प्स। ये हो गया क्वेश्चन सेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आ गया, ये आपने उस दिन कर ही लिया था। नाउ दिस क्वेश्चन, बेटा क्लास जो है ना, नॉट ऑल क्लासेस रिकॉर्डेड, रिकॉर्डिंग होती भी है, तो हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिले इज नॉट नेसेसरी, दैट इज फॉर सम इमरजेंसी। आप अपना जनरल रीजन बताओगे देन आल्सो यू विल गेट द रिकॉर्ड, हां। स्टार्टिंग में मैं रिकॉर्डिंग सारी दे रहा था, लेकिन हमेशा रिकॉर्डिंग हो इज नॉट नेसेसरी, डोंट ट्रस्ट ऑन द रिकॉर्डिंग कि हमेशा वो अपलोड होगी, वो ऐसा नहीं है। अभी कोई इमरजेंसी है उसके लिए रिकॉर्डिंग मिलेगी।
हाँ आदित्य गुप्ता, गर्भ अग्रवाल, मेरे पास इसका आंसर नहीं है, लेकिन आई ट्रस्ट ऑन योर आंसर। बाद में फिर मुझे चेक करना पड़ेगा। ओके ओके, उत्कर्ष आई गॉट योर मैसेज। भव्या सही आंसर है आपका, भव्या, आदित्य एंड गर्भ सही आंसर। प्रोजेक्शन का मतलब कंपोनेंट होता है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है कंपोनेंट, है ना। सही है, हर्षित वेरावल एंड निहिल रावत सही आंसर है, निहाल रावत। हाँ आयशा सही आपका आंसर, सोहम सही आपका आंसर, सभी का सही आ गया, सबका सही आ गया। अनिरुद्ध सही आपका आंसर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का सही आंसर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैज सेंड द करेक्ट आंसर, मतलब ये आपको आता है ना, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये आपको चीजें जो है वो आती है ना। तो मैं इसको बी ऑप्शन इज द करेक्ट, एग्जाम्पल 3 का जो अभी मैंने दिया था उसका बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन इज 3/√20, हाँ 3/√26 इज द करेक्ट आंसर, है ना। 3/√26 इज द करेक्ट आंसर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यही आंसर आ रहा है। हाँ सही है, 3/√, सॉरी डे सही है आपका आंसर, आयुष सही है ना। कुछ नहीं इसमें, मैं फिर इसको नहीं बताऊंगा, जस्ट इसमें ये दिया होता है कि 2 वेक्टर्स हैं, है ना। एक वेक्टर आपका ए था, दूसरा वेक्टर आपका बी था, है ना। तो आपको बताना है कि ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन किया है। इसका मतलब होता है ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग है ना, कि जब भी हम वर्ड यूज करेंगे ना प्रोजेक्शन, है ना, तो प्रोजेक्शन का मतलब हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ राइट ए अलोंग बी। तो उस दिन आपने सीखा था कि अगर मुझे ए के अलोंग बी का कंपोनेंट निकालना है, जस्ट मैं ये तो करूंगा ए वेक्टर डॉट ऑफ बी, है ना, ये आ जाएगा। आपको मैग्नीट्यूड खाली निकालना है, अगर डायरेक्शन के साथ निकालना होगा तो बी कैप से मल्टीप्लाई, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं निकालनी है ना, जस्ट इतना ही हो गया। ए वेक्टर का अगर मुझे बी के अलाउंग कंपोनेंट निकालना है तो ए वेक्टर का बी कैप के साथ मैं क्या ले लूंगा, डॉट। और बी वेक्टर से बी कैप कैसे आ जाएगा, बी वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से क्या करोगे, डिवाइड। ये चीज आप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा बी ऑप्शन 3/226, है ना। मोस्टली स्टूडेंट ने सही बताया, है ना। किसी को नहीं भी आ रहा तो पूछ सकता है, कोई बात नहीं, है ना, सही है। वे प्रोजेक्शन का मतलब होता है ए डॉट ऑफ बी कैप निकालना है, उसमें दोबारा बी कैप हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ना कि डायरेक्शन के साथ दिया है ना, कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड। ये हो गया, अब कहाँ आ जाते हैं हम, कैसे करें। अच्छा, ये आप एक क्वेश्चन कर लो, ये कर लो क्वेश्चन। मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा आपको, हिस्ट्री में एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का मैग्नीट्यूड निकालना है। जब आपने पैरेललोपैड का वॉल्यूम निकाल लिया फिर एरिया पैरेललोग्राम का निकाल लिया।
ये तो आंसर नहीं आ रहा, ये तो आंसर नहीं आ रहा। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, हो सकता है पढ़ने में कुछ गड़बड़ हो रही होगी आपकी। पता नहीं, मेरे पास इसका आंसर नहीं है। सुपर्णा का भी मोस्टली आंसर यही आ रहा है। हाँ सही होगा मेरे ख्याल से आंसर। लेट मी चेक। काफी हद तक आंसर सही आए हैं। ओहो बाप रे बाप, कितने सारे आ गए। तो मैं थोड़ा देर गया था तो बहुत सारे आंसर आ गए। तो आदित्य थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो आदित्य, शायद आप। रूट 42 बता रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बता रहे हैं 5 रूट 3। 5 रूट 3 है ना। अनुवाद सिंह। अरे आरुषि, तुम्हारा आंसर हमेशा एक ही जैसा आता है। मेरे पास इसका आंसर नहीं है बेटा, इसलिए आप जो बताओगे वही मैं बताऊंगा। दो तरह के आंसर आए हैं, रूट 42 एंड 5 रूट 3। दोनों आंसर अलग अलग है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या आंसर सही है। चहक 5 रूट 3। 5 रूट 3 आदित्य गुप्ता इज द आंसर। अच्छा, आप 5 रूट 3 आ रहा है। अदिति जोशी ये आंसर तो नहीं है बेटा। जब मैग्नीट्यूड लोगे तो उसमें नेगेटिव तो नहीं आएगा। लेट मी चेक। मैं चेक कर लेता हूँ। दो ऑप्शंस आए हैं, कौन से सही है वो चेक करना पड़ेगा ना। 5 रूट 3 आ रहा है। 5 रूट 3 आंसर है पक्का। रूट 42। यस सर। रूट 42। 5 रूट 3 आ रहा है सर सर। 5 रूट 3 आ रहा है। सर 5 रूट 3 आ रहा है। 5 रूट 3 वालों की मेजोरिटी है फिर तो। हाँ वही बात है, 5 रूट 3 घर बुधवार। मेरे पास आंसर नहीं है। आंसर होता तो मैं इतना कंफ्यूज क्यों होता। अगर मेरे पास आंसर होता, एक क्वेश्चन का आंसर बता सर आप ही करके दे। हाँ मैं बता रहा हूँ। चेक कर यस लेते सर। हैं। 5 रूट 3। सर इसमें एलिमिनेशन मेथड से ए वेक्टर और बी वेक्टर निकालेंगे ना। हाँ नहीं नहीं, एलिमिनेशन की जरूरत थोड़ी है आपको, ऐसे आ जाएगा।
डायगोनल से आ जाएगा। आप निकालो, मैं बताता हूँ। इसमें एक कंसेप्ट भी होता है जो कि आपके स्कूल में एज ए डेरिवेशन वो पूछते हैं, है ना? सही है। इसमें एज ए डेरिवेशन भी वो पूछते हैं कई बार स्कूल के एग्जामिनेशन में इसके बारे में। देखो ये जो आपके दो वेक्टर्स है ना, ये एक्चुअली ये दो वेक्टर की साइड्स नहीं है, ए और बी नहीं है। अगर साइड्स आपकी दो दी होती पैरेललोग्राम की, तब तो ए क्रॉस बी एरिया वो होता है, एरिया होता है। ये साइड्स नहीं है बल्कि ये तो डायगोनल है। हाँ, मतलब एक डायगोनल अगर a प्लस बी है, दूसरा डायगोनल क्या होगा a माइनस बी। पहली बात तो ये जानना है कि ये जो दो वेक्टर्स दिए हैं ये साइड्स नहीं है बल्कि ये डायगोनल्स हैं। तो डायगोनल्स अगर हैं तो आपको तो एक डायगोनल a प्लस बी होता है, दूसरा क्या होता है a माइनस बी होता है। यहाँ पे ये वाला वेक्टर हो गया, ये कितना हो गया a प्लस, और ये वाला जो वेक्टर होगा ये आपका हो जाएगा a माइनस। हाँ, ये जो वेक्टर्स है, वेक्टर कैसे हो सकते हैं आपके इसके दोनों के डायगोनल, मेरा डायगोनल एक डायगोनल, है ना? अब इससे आपको एरिया निकालना है कितना होगा। एरिया निकालने के लिए सिंपल सा ये मेथड ज्यादा अच्छा है। वैसे तो बहुत सारे मेथड पॉसिबल है, लेकिन मुझे ये मेथड ज्यादा सही है कि भाई इन दोनों का डॉट कर लीजिए। जो यहाँ पे टर्म दिया हुआ है ना, इसका हम क्या ले लेंगे, देखिए आपका इन दोनों का आप यहाँ पे एरिया निकालने के लिए इन दोनों का डॉट कर लीजिए, है ना? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम एरिया लेंगे। जैसे आप देखो क्या कैलकुलेट करेंगे हम इसे, इन दोनों का हम इसमें, राइट, इन दोनों का जस्ट आप इसमें a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यूज क्या होती है वो निकाल लो आपस में, कितना हो जाएगा। हाँ, देखो कितना रखता है इस केस में। इस तरह से हम इसको क्योंकि आपको तो इसका प्रूफ करना है ना, इसका एक प्रूफ भी है। आप चेक करो कैसे कर सकते हो इसे, आपका आंसर फिर वेरीफाई करते हैं। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, डायगोनल का सीधे सीधे डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट काफी है ना। क्या आप क्या करोगे, ये जो a माइनस बी क्रॉस ऑफ a प्लस बी आते हैं, ये कितना आ देख लो, है ना? तो जैसे हम इससे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आपको क्या a क्रॉस से तो जीरो हो जाता है। जब इसको ओपन करेंगे हम, यहाँ से आपका आ जाएगा a क्रॉस से, प्लस आपका हो जाएगा a क्रॉस बी, है ना? प्लस आपका माइनस आपका आ जाएगा b क्रॉस से, है ना? और माइनस आपका हो जाएगा b क्रॉस बी। ये टर्म आपने ले लिया, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से ले लेते हैं a प्लस बी और a माइनस बी और a प्लस बी का हम क्या लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको पता है a क्रॉस से तो जीरो हो गया, है ना? a क्रॉस बी को आप ऐसे छोड़ दो, आपको एंगल कुछ पता है, लेकिन एक चीज हम जानते हैं, ये a क्रॉस बी और b क्रॉस से कैंसिल नहीं होंगे बल्कि इफेक्ट ऐड होंगे, क्योंकि जो b क्रॉस a जो होता है ये माइनस ऑफ a क्रॉस बी है, उसको भी उसी फॉर्म में ले आओ। तो ये आपका आ जाएगा, इसलिए आपका यहाँ पे माइनस ऑफ a क्रॉस, है ना? कि भाई a क्रॉस b जो होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा और ये a क्रॉस b, और ये वाला टर्म भी अगेन जीरो हो गया, b क्रॉस b तो जीरो हो जाएगा ना। तो अल्टीमेटली ये आपका आ गया ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b, और a क्रॉस b तो एरिया होता है, जो एरिया होता है वो a क्रॉस b तो होता है, जिसका एरिया होता है पैरेललोग्राम। मतलब ये जो टर्म है, जो डायगोनल का प्रोडक्ट होता है a माइनस बी क्रॉस ऑफ a प्लस बी जो होता है ना, एज ए डेरिवेशन के बाद ही आता है। a माइनस बी और a प्लस बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ट्वाइस ऑफ a क्रॉस बी, और a क्रॉस b तो एरिया होता है, यहाँ से a क्रॉस b की वैल्यू हो जाएगी, है ना? a क्रॉस b की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी a माइनस बी क्रॉस ऑफ a प्लस बी, है ना? इसको आप 2 से डिवाइड कर लो, है ना? तो जो आई कैप जे कैप के टर्म्स में आएगा उसका वैल्यू निकालना है ना। तो इस मेथड से या दूसरे तरीके से भी जिन्होंने किया उसका आंसर 5√3 आ रहा है, ये बता रहे हैं, है ना? इसका जो आंसर है वो 5√3 बता रहे हैं। तो इससे क्या आंसर आ रहा है आप चेक करो। अभी भी आप लोग अपने आंसर में क्या, अब इससे देखो क्या आ रहा है,
आपका आंसर सही है? मुझे सॉल्व करके बताओ आंसर, मेरे पास आंसर नहीं है इसका। हाँ, सॉलिड डे 5 रूट, इसको सॉल्व करके a प्लस b का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 5 रूट, a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड निकालना है आपने, ये 5 रूट, जो भी यूनिट आप लोगे स्क्वायर में। तो ये ध्यान रखना, ये डेरिवेशन होता है। a माइनस बी क्रॉस ऑफ a प्लस बी जो होता है वो ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। सीधे a क्रॉस b तो एरिया होता है, तो आप डायगोनल का ही क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, उससे से एरिया आ जाए। इंडिविजुअली a और b निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ना, इंडिविजुअली इसकी a और b की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, 5 रूट 3 इज द करेक्ट आंसर। सही। अच्छा, 2 से डिवाइड नहीं किया था, सही है, ठीक है, ठीक है। 5 रूट 3 इज द करेक्ट आंसर, सही है, इतने लोग बता रहे हैं, सही है ना। तो ध्यान रखना कि भाई इसी डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और 2 से डिवाइड, जो टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका एरिया। हाँ, सही है, सही है, सही सही बता रहे हो, वेल सही। हाँ, ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा आसान भी करना चाहिए कई बार। हाँ, 5 रूट 3, 5 रूट 3 इज करेक्ट आंसर। सही आंसर है जरूर, सही है, यथार्थ सही आंसर है, सबका सही आंसर। दो आंसर आएगा नहीं हाल, इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं सी। यथार्थ सही है, आदित्य सही है, गर्भ सही है। आपने एक आंसर लिखा है नेहा, एक और आंसर आएगा। हाँ सही, अब सही है आपका आंसर। ठीक है सोहम, सही है, पीयूष सही है, सही बता रहे हैं आंसर। सही है, सही है आयशा, आपका भी आंसर सही है। ध्रुव सही आंसर है, लक्ष्य सही है, आकाश का भी सही आंसर है, सही आंसर है सबका। हाँ, ये सही आप बता दो, सिद्धार्थ का भी सही आंसर है, ठीक आंसर। इस तरह से कर सकते हैं।
निखिल थोड़ा सा गलत आ रहा है आपका आंसर। हाँ, बहुत लोगों का सही आया है। सही, साक्षी सही आपका आंसर है ना। आयुष साइन की गड़बड़ आ रही है। हाँ आदित्य आपका सही आंसर आया है, साइन की गड़बड़ आ रही है। हाँ सही, सही है। 4 and -7 इसका जो आंसर है दैट इज द 4 and -7 है ना। और ज्यादा कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। आपको फोर्स इतने न्यूटन दिए हुए, डिस्प्लेसमेंट ये दिया हुआ है, तो आपको पता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वही तो वर्क होता है। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लो और वर्क की वैल्यू से दे रखी है ना, तो उससे सॉल्व करोगे तो आपका जो सी की वैल्यूज आ जाएगी, सी की दो वैल्यूज आ जाएंगी है ना, सी इक्वल टू 4 भी आ जाएगा एंड माइनस है ना। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के वर्क इक्वल कर दो जो इससे दिया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे 4 and -7 मिलता है। बहुत बढ़िया, सही कर रहे हो। चलो लेट मी चेक लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। हाँ ये सही है। हाँ इस क्वेश्चन को टेक दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क। दिस क्वेश्चन इज होमवर्क है ना, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे है ना। तो इन सैटरडे विल स्टार्ट द कैलकुलस और नेक्स्ट वीक तक आप वेक्टर का पूरा मॉड्यूल सॉल्व करिए है ना। वेक्टर का पूरा मॉड्यूल आप क्या करना, सॉल्व करना है ना। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, जो आंसर आएगा मुझे आप बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। Have a nice day, sir. Have a Thank you. nice day. Thank you, sir. ये क्वेश्चन ग्रुप में भेज दूंगा, होमवर्क क्वेश्चन आई विल सेंड इन द ग्रुप। Thank you, sir. बाय बाय। Bye, sir. बाय बाय। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। मैन एंड विंड क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स में करेंगे बेटा हम। जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे ना तो उस टाइम करेंगे, अभी अननेसेसरी उसमें मिक्स करने से फायदा नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब काइनेमेटिक्स में रिलेटिव मोशन आएगा ना उस टाइम विल डिस्कस। Bye, sir.